हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ को फिनिश किया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप क्लिक करके पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ लीजिए, क्योंकि उससे ही काफ़ी को रिलेटेड है ये टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों, अगर इस टॉपिक की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता भी है और आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता था, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं कि एनर्जी जो होती है वो ना कभी भी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, ना उसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम लोग एनर्जी के लिए पढ़ते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये होता था आपका पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बता रहा हूँ बच्चों, रीज़न है उसके पीछे, मेन है आपको कंजर्वेशन का मतलब समझाना। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ है वो जो भी एनर्जी हो या मोमेंटम हो वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम मैंने क्या बोल दिया, आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों वो होता है कि हम उसकी एक बाउंड्री सेट कर देते हैं किसी भी चीज़ की और उसके अंदर की बात करने लगते हैं। अब वो बाउंड्री आपकी पूरी अर्थ की बाउंड्री भी हो सकती है कि हम अर्थ की बात कर दें, अर्थ के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, अर्थ एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गई, तो अर्थ के बाहर को हम बोलेंगे सराउंडिंग और उसके अंदर का हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये हो सकता है, हम अर्थ भी ले सकते हैं और हम एक छोटा सा बॉक्स भी ले सकते हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो हम उस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स को भी हम आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं। तो अब मैं आइसोलेटेड सिस्टम को अगर कोरिलेट करूँ यहाँ कंजर्वेशन से, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम के जितने भी अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि एनर्जी हो गई या मोमेंटम हो गई, ये हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं चीज़ें, मतलब चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें यहाँ पे मोमेंटम को हम कैसे कंजर्व बता रहे हैं, तो बच्चों मोमेंटम ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है, उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसका कितना मास है, बस हम इतना ही बताते हैं और वो हमारा मोमेंटम हो जाता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी। तो अब बात करते हैं अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरे एक साथ की, पहले मैंने आपको कंजर्वेशन बताया फिर मोमेंटम बताया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों एक चीज़ बोलता है कि मोमेंटम इज़ नाइदर नेवर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मोमेंटम ना हम कभी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई, ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। जो डेफिनेशन आपके लिए, जो आपको यहाँ पे मेन समझना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो बच्चों ये है कि जो नीचे आपके लिखा हुआ है क्या, कि व्हेन टू or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant or conserved provided no external force on it। ठीक है, तो अगर हम कोई भी दो बॉडीज़ ले रहे हैं, दो बॉडीज़ आपकी दो बॉल्स भी हो सकती हैं, दो स्टोन भी हो सकते हैं, कोई भी हम दो बॉडीज़ ले रहे हैं और वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, बॉडीज़ एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे से टकरा रही हैं, ये सिर्फ टकराने के केस में हम बात कर रहे हैं। देयर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहते हैं जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो जैसा कि मैंने आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते नहीं हैं, तो मतलब ये है कि हमारा मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब कहेंगे सर इतना समझ में आ गया कि बॉडी टकराती हैं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अब भी हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मैं और डीप में जाता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर बॉल ए है कोई और दूसरी बॉल कहाँ है, बॉल बी है, ठीक है, दोनों आमने सामने से आ रही हैं और एक दूसरे से टकराती हैं और फिर टकरा के क्या करती हैं, ए जिस डायरेक्शन से आ रही होती है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है और बॉल बी जो होती है वो जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसी डायरेक्शन में टकरा के वापस चली जाती है। मैंने एक कंडीशन मानी है, कुछ भी और हो सकता है दोनों एक ही साइड चली जाएँ, व्हाटएवर। ठीक है, तो अब मैंने एक कंडीशन जो आपको मानी, इसमें देखिए सबसे पहले हम लेंगे कि कोलिज़न होने से पहले
आपका मोमेंटम क्या था, मतलब कि जब दोनों बॉल आ रही थी एक दूसरे के पास में तब मोमेंटम क्या था। अब तब हम मोमेंटम कैसे बताएंगे बच्चों, तब मोमेंटम बहुत ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि हमें बॉल ए जो थी उसका मास तो पता होगा और वो कितनी वेलोसिटी से आ रही थी वो भी हमें पता होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने बॉल ए का मोमेंटम निकाल लिया। सिमिलरली बॉल बी का अगर हमें मास पता है और उसकी वेलोसिटी पता है तो हम बॉल बी का मोमेंटम निकाल लेंगे और दोनों के मोमेंटम को आपस में प्लस कर देंगे। और जब हमने प्लस कर दिया तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमें पता हो गया। अब क्या हो गया, बॉल आपस में आके टकरा गई। अब टकरा के क्या हो गई, वापस चली गई अपनी अपनी डायरेक्शन में। तो वापस चली गई। अब हम क्या करेंगे, जब टकराने के बाद ये वापस जैसे ही जस्ट वापस चलने को होंगी, हम क्या करेंगे, तुरंत इनका मास तो हमें ऑलरेडी सेम पता ही है। अब टकराने के बाद ये तो होगा नहीं आधा मास उसको दे दिया, मास तो ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, मास तो अपना अपना रखेंगे, मास तो वही रहेगा, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। कोई अगर धीमे चल रही होगी वो टकराने के बाद हो सकता है तेज़ हो जाए, या कोई तेज़ चल रही हो और टकराने के बाद धीमे धीमे वापस जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी बॉल की, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम तो हम निकाल चुके हैं, पहले वाली बॉल का मोमेंटम दूसरी का मोमेंटम दोनों को ऐड कर दिया था, तो हमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन पता था। अब टकराने के बाद भी हम सेम चीज़ करेंगे, m इंटू वी करेंगे पहली बॉल के लिए और m इंटू वी करेंगे दूसरी बॉल के लिए। तो यहाँ से दोनों को ऐड करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यही चीज़ कह रहा है कि दोनों मोमेंटम, जो हमने मोमेंटम पहले निकाले बॉल के टकराने के और टकराने के बाद में निकाले, दोनों मोमेंटम क्या होंगे आपके, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, वही चीज़ सेम वैल्यू आएगी। अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा मैं उतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो आपका बस एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसमें इन्होंने आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को नेगलेक्ट किया है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, तो ये एग्जांपल मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए एक 2m मास का कोई ऑब्जेक्ट था, एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट था, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो कुछ वेलोसिटी से या तो 2m वाला अपने साथ में, अगर ये 2m वाला इधर आगे को आ रहा है तो ये अपने साथ में m को भी लेता हुआ चला जाएगा। बट क्या 2m अगर जितनी वेलोसिटी से पहले था, क्या टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं, अब m को भी अपनी वेलोसिटी कुछ दे देगा ना, तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, तो इसका मोमेंटम कुछ कम हो जाएगा, इसका मोमेंटम कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ से मोमेंटम में कुछ चेंज आ रहा है। तो टकराने के पहले कुछ और मोमेंटम था और टकराने के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो मोमेंटम कुछ और हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और एक बार पूरा फ्रेश माइंड से समझ लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एक आध इसके न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब आते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, जिसमें पूरा आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक। तो बच्चों ये है आपका टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बस यहाँ पे ये चीज़ है कि टकराने से पहले, कोलिजन होने से पहले, एम ए और एम बी के कोलिजन होने से पहले, दो मासेस के कोलिजन होने से पहले जो उनकी वेलोसिटी थी उनको हमने यू से डिनोट किया है, यू ए और यू बी, कि एक बॉल की ए, जो ए बॉल थी उसकी वेलोसिटी यू ए हो गई और जो बी बॉल बी थी उसकी वेलोसिटी यू बी हो गई। और जब टकरा गए दोनों आपस में तो उनकी वेलोसिटी वी ए और वी बी हो गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी से हम डिनोट करते हैं, और ए और बी तो बस बॉल को डिनोट करने के लिए, बॉल ए और बॉल बी की वेलोसिटीज़। तो आपको बस वेलोसिटीज़ में चेंज आ रहा है और हम मास से मल्टीप्लाई करा के उसी को मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा, फॉर्मूले बनने से पहले एक चीज़ समझने वाली है कि अगर दोनों बॉल टकरा रही हैं तो जो बॉल न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, बॉल ए जितना बी पे फोर्स लगाएगी, बॉल बी भी उतना ही फोर्स कितना लगाएगी, ए पे लगाएगी, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो एफ ए बी जितना होगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ बी ए हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, एक्शन का रिएक्शन। तो बच्चों इसको हम नेगेटिव ले लेंगे और यहाँ से हमने
m इंटू ए न्यूटन सेकेंड लॉ पुट करके ये फॉर्मूला लिख दिया। बट जो लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है इतना, यहाँ से हम जो लॉ है अपना कंजर्वेशन ये डेराइव करते हैं, बस यहाँ से डेरिवेशन आई है जो हमारे न्यूटन्स लॉ की डेरिवेशन है। ठीक है, तो बच्चों ये देखते हैं हम यहाँ पे हमने क्या किया है कि एम ए वी माइनस यू अपॉन टी, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारा, तो ये हमने पूरा ए के लिए लगा लिया और यहाँ पे हमने वही सेम चीज़ बी के लिए लगा ली और फिर टी से टी कैंसिल आउट हो गए, फिर हमने यू वाले टर्म एक तरफ कर लिए और वी वाले टर्म एक तरफ कर लिए, तो बच्चों हमें ये मिल गया। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है बच्चों, इसको आप लर्न कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, समझ लीजिए, बस आपको ये आ जाना चाहिए, यही है आपका मेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बच्चों देखते हैं इसके एक आध न्यूमेरिकल, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन केस अगर बात करते हैं, एक बॉल सपोज एक कंडीशन और ले लेते हैं कि एक बॉल कोई है वो एक साइड से आ रही है और दूसरी बॉल क्या है वो दूसरे साइड से आ रही है। ठीक है, ये बॉल इधर से आ रही है और ये बॉल क्या है इधर से आ रही है। अब क्या होंगी, बॉल आपस में आके टकराएंगी और सपोज़ करते हैं हम एक कंडीशन क्या कि ये टकराने के बाद क्या कर रही हैं, आपस में आके रुक जा रही हैं। तो जब रुक जाएंगी तो जब मोशन होगा नहीं, वेलोसिटी होगी नहीं, तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम फाइनल वेलोसिटी में क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड वाला टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो बस इनका इनिशियल ही मोमेंटम मिलेगा। तो आप कहेंगे सर मोमेंटम तो यहाँ पे ज़ीरो हुआ जा रहा है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए ना, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर तो ज़ीरो था नहीं, आफ्टर ज़ीरो कैसे हुआ जा रहा है। बच्चों ये उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, मतलब ये किसी और, इसकी एनर्जी जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हुई जा रही है। जैसे दो बाल आपस में टकराएंगी बच्चों, तो क्या होगा, ये हो सकता है साउंड क्रिएट करें या हीट क्रिएट करें, जब टकराएंगे आपस में तो हीट जनरेट हो जाए, तो इनकी एनर्जी वहाँ चली जाती है, तो यहाँ पे फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, तब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी भी डिनाई नहीं होता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे है एग्जांपल्स आपका 9.6, बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल, कि एक बुलेट है जिसकी मास 20 ग्राम है और उसको हम फायर कर रहे हैं, तो जब फायर होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल है जिससे वो फायर हो रही है, उसका मास है आपका 2 kg। तो पिस्टल कितनी वेलोसिटी से पीछे को आएगी, मतलब हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी बताना है, सॉरी एरो लग गया, तो हमें बताना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी बच्चों की, कितनी वेलोसिटी से पिस्टल पीछे आएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या, इनिशियल मोमेंटम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास। देखिए मास तो सेम रहेगा, दोनों का मास हमें पता है, बुलेट का भी और पिस्टल का भी। तो बात करें वेलोसिटीज़ की, तो m1 तो ये हो गया, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी, वो तो बच्चों ज़ीरो ही होगी ना, फायर करने से पहले वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी क्या होगी, गन की वेलोसिटी भी बच्चों ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटीज़ दोनों की हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो मतलब यहाँ पे हमारा लेफ़्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा। अब कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ज़ीरो है तो मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, तो वही चीज़ मैं बोलूँगा बच्चों कि यहाँ पे दो टर्म्स रहेंगे, एम ए वी ए और एम बी वी बी। तो अगर हम दूसरे को दूसरी अपोजिट साइड इक्वल टू के लेके जाएँ तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों मोमेंटम, मतलब एम ए वी ए इक्वल होगा एम बी वी बी के, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो दोनों के आपस में इक्वल होगी, तो हम इससे समझ सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब इसको फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं, तो हमें m1 पता है, u1 तो ज़ीरो है, m2 पता है और u2 क्या है हमारा, ज़ीरो है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो m2v2 प्लस m1v2 सॉरी m1v1 प्लस m2v2, ये राइट हैंड साइड की कंडीशन होगी। तो हम यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने निकाला तो बच्चों ज़ीरो आ गया, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाला तो यहाँ पे हमारा दो मोमेंटम आएंगे, m1v1 प्लस m2v2। एक हमें वेलोसिटी नहीं पता है कि v2 क्या है, कि गन कितने पीछे से आएगी, या vg बोल सकते हैं, गन वेलोसिटी, रिक्वायर्ड गन वेलोसिटी वो कितने से पीछे आएगी वो हमें नहीं पता है। तो बच्चों वो हम उसको v ही रख देंगे और हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया
3 + 2v = 0 और v = -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गई। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बुलेट की वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है तो गन की वेलोसिटी पीछे साइड होगी तो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये आपको फिगर में भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमसे बोल रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक गर्ल है, वो जंप करती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। कहाँ जंप करती है? ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो लिखी हुई है आपकी फ्रिक्शनलेस व्हील। अगर ये फ्रिक्शनलेस व्हील ना बोलते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता, और फ्रिक्शन होता तो हम अपनी कैलकुलेशन को इतना इजी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये इसको नेगलेक्ट कभी मत करिएगा विद फ्रिक्शनलेस व्हील। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भले ही हमें यूज़ ना पड़े लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे हमें जो जो डेटा गिवन है उस हिसाब से हम देख लेंगे कि हमें गर्ल का मास पता है 40 kg, गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से चल के आ रही है। अब कार्ट का मास कितना है? कार्ट क्या है यहाँ पे? कार्ट बच्चों वो वाली होती है ना जिसपे स्केटिंग करते हैं, ये वाली कार्ट की बात हो रही है। एक गर्ल है जिसका मास 40 kg है, वो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आ रही है। कार्ट का मास 3 kg है और कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो आप m1v1, अगर हम गर्ल को 1 मानते हैं और कार्ट को 2 मानते हैं तो m1u1, मैंने v गलती से बोल दिया, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी में 5 पता है ना, तो m1 हो गया, ये u1 हो गया, ये m1 u1 मल्टीप्लाई करके आप मोमेंटम ऑफ गर्ल निकाल लेंगे। और m2 u2, m2 तो आपको 3 kg पता है, u 0 है कार्ट का इनिशियली, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? कार्ट का 0 हो जाएगा, बट टोटल मोमेंटम आप दोनों को ऐड करके निकाल लीजिएगा। ये हो गया। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम भी निकल आएगा। कैसे? फाइनल मोमेंटम में क्या हो जाएगा बच्चों? जब ये गर्ल जो है कार्ट के ऊपर आ जाएगी तो दोनों मासेस क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मास तो एक हो जाएगा फिर पूरा। और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? दोनों की सेम हो जाएगी। ये थोड़ा ना गर्ल किसी और वेलोसिटी से जा रही है, कार्ट किसी और वेलोसिटी से जा रही है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो दोनों की वेलोसिटी भी एक ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अलग अलग दोनों का निकाल लेंगे। बिफोर जंप से पहले मोमेंटम कितना हो जाएगा वो देखिए, हमने यहाँ पे निकाला है पहले गर्ल का और ये कार्ट का, दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास आ गया मोमेंटम बिफोर जंप 200 kg। और यहाँ पे फिर हमने मास को ऐड करा दिया इनटू वेलोसिटी, जो कि हमें नहीं पता है कि जंप करने के बाद क्या वेलोसिटी होगी। ये आ गया। अब दोनों को इक्वेट करा देंगे तो हमारे पास 43v = 200 ग्राम हो जाएगा, जहाँ से v = 200/43 हो जाएगा। और हमारा आंसर आ गया, v की वैल्यू आ गई 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये v क्या है कि कार्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी जंप करने के बाद में। आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये माइनस में आ रहा है क्योंकि हमने गर्ल की डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, पॉजिटिव ली थी, और ये आंसर हमारा नेगेटिव आया है। हाँ, द गर्ल ऑन कार्ट वुड मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन विद विच द गर्ल जंप्ड। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जिसमें गर्ल ने जंप किया था। मैं कंफ्यूज इसलिए था बच्चों क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा था जबकि होगा पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर ये गर्ल इस डायरेक्शन में जंप कर रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जंप करने के बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती, तब आंसर नेगेटिव में आता। नहीं बच्चों, आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, चेंज नहीं हो रही है। अब बच्चों बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो लास्ट न्यूमेरिकल है ये आपकी एक्सरसाइज का, आपके चैप्टर का। ठीक है, क्या है? 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल। एक हॉकी बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, ऑन टू द ग्राउंड कोलाइड। हिट करते हुए क्या करते हैं? आपस में कोलाइड कर जाते हैं। अब क्या है, मैं आपको न्यूमेरिकल बच्चों जल्दी से ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वरना। जैसे 2 हॉकी प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं, और वो जैसे मास यहाँ पे हॉकी प्लेयर 1 का 60 kg गिवन है आपको, और वो इतनी वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। और दूसरा प्लेयर जो था
वो 55 केजी का मास है और 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर को आ रहा है। तो इसमें से कोई भी एक वेलोसिटी को आप नेगेटिव ले लीजिएगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। अगर आप दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दोनों आपस में हॉकी स्टिक क्या करती हैं, दोनों की आपस में टकरा जाती हैं बॉल को हिट करने के चक्कर में, और दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, और कोलाइड करने के चक्कर में क्या होते हैं, एंड इमीडिएटली बिकम एंडेंजल्ड। ठीक है, तो एंडेंगल्ड या एंडेंजल्ड जो भी आप बोलिए, तो क्या करते हैं, दोनों मतलब आपस में टकराने की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो वो किस वेलोसिटी में गिरेंगे, मान लीजिए अगर गिरते हैं या आगे बढ़ते हैं तो किस वेलोसिटी में दोनों फंसने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर ये इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो ये अपने साथ उसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा, या अगर इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो ये आगे ले जाके इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम कुछ निकाल सकते हैं, बट हमें निकालना क्या है, एज्यूम दैट द फ्रिक्शनलेस फोर्स, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनलेस फोर्स दिया है, एक्टिंग बिटवीन टू प्लेयर्स इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें यही निकालना है जो भी मैंने आपको बोला, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ तो हमें पता है, टकराने के बाद किस वेलोसिटी से किधर को जा रहे हैं, ये हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन है कि टकराने के बाद क्या होगा, इन दोनों का मास तो एक हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना, टकराने के बाद फंस जा रहे हैं एक दूसरे में, कोलाइड करने के बाद एंडेंजर्ड हुए जा रहे हैं, एक दूसरे में फंस जा रहे हैं, फंसने के बाद ये गिर रहे होंगे इधर उधर। तो अब क्या है, ये फंस जा रहे हैं तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग मोमेंटम निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अलग अलग मोमेंटम निकाला है, देखिए बच्चों, m1u1 और m2u2, और दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू -6, हमने कहा था ना एक को आप माइनस में लीजिएगा, और आपका मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन तो एंडेंजर्ड हुए जा रहे हैं तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, मतलब जुड़े जा रहे हैं आपस में, तो दोनों मास एक ही हो जाएंगे, और वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से किसी एक साइड में गिरेंगे ये लोग, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक ही हो जाएगी, तो v ले लेंगे। अब दोनों का मास तो हमें पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो पता है ना, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन अभी बच्चों हमने निकाला था -30, तो हम इधर साइड -30 पुट कर देंगे, तो ये 115 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो -30 अपॉन 115, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया वेलोसिटी -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब thus the two engendral pairs would move along 0.26 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन कैसे पता चले, किस डायरेक्शन में गिरेंगे, इधर को या इधर को, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस की डायरेक्शन में गिरेंगे। माइनस हमने किसको माना था, इस वाले को, माइनस का 6 लिया था ना, देखिए हमने, तो हमने मतलब ये जो आपके सरदार जी हैं इनकी वेलोसिटी को हमने माइनस लिया था, तो मतलब सरदार जी की ही वेलोसिटी में, मतलब इसी डायरेक्शन में आगे को ये लोग गिरेंगे और इस वेलोसिटी से आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, वही जो सरदार जी की वेलोसिटी मैंने आपको बताई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल भी बच्चों। बाकी ये 4 आपके इंटेक्स क्वेश्चन हैं, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये चारों इंटेक्स क्वेश्चन आप करिएगा और सॉल्व करिएगा कॉपी में और मुझे दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा, पूरी जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे तो मैं इसके लिए 2 वीडियो भी बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको बच्चों ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बच्चों मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।